हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ चुके हैं एक और नए वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस का, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। तो हमारा जो बुक है, बुक का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको हम ईवीएस के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसका पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जो ये हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन। क्लियर है? फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे पहले कि जितनी वीडियोस है वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा होता क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी शक्ति हमें चाहिए होती है, उसको हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। ठीक है? जैसे कि हमें कोई कार्य करना है तो हम खाना खाएंगे, हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है? उससे हमें शक्ति प्राप्त होगी, तो हम काम करेंगे। जैसे हमें गाड़ी चलाना है तो उसमें हमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, जो कि उसमें एक ऊर्जा का काम करेगा, जो एक शक्ति देने का काम करेगा इंजन को, ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है? और बाकी हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। न्यूटन के 80 साल बाद थॉमस यंग, यानी कि न्यूटन के मरने के 80 साल बाद, न्यूटन के 80 साल बाद थॉमस यंग नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ऊर्जा शब्द दिया। उन्होंने क्या दिया? ऊर्जा शब्द दिया, जिसे अभी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा शब्द को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है? पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा का प्रथम नियम ये कहता है कि या ना ही तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही कि उसका निसृजन किया जा सकता है, और ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको केवल क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है? इसको ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा नियम बताता है कि कुछ ऊर्जा हमेशा एक मुक्त ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बिखर जाती है। ठीक है? दूसरा नियम ये कहता है कि कुछ ऊर्जा ऐसी भी हैं जो कि मुक्त ऊर्जा रहती है, जो हमेशा प्रवाहित रहती है, यानी मुक्त रहती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में 100% परिवर्तन नहीं होता, यानी 100% परिवर्तन नहीं होता है। जो हमने पढ़ा कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन इसी में एक और बात कही गई है कि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में पूरी तरीके से, यानी 100% जो है परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है? इतना समझ में? काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आपको जहां लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये कि जो सारे जितने भी नोट्स हैं वो सारे मैंने खुद बनाए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नोट्स को छोटा करूं और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कर दूं। ठीक है? सभी सजीवों और वनस्पतियों को अपनी कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? जैसे कि सभी जितने भी सजीव हैं, यानी जिनके अंदर जान है, जो जीवित हैं, वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी की कोशिकाओं को जैव रासायनिक प्रक्रिया, यानी जीवित रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं वो लोग, उसको करने के लिए क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो हम लोग किस में आ जाते हैं? हम लोग सजीव में आ जाते हैं। हमें एक लोटे को उठाना है, या फिर एक टेबल को उठाना है, या फोन को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग उसमें अपनी ताकत लगाएंगे। फोन को उठाने के लिए क्या करेंगे? उसको हाथ से उठाएंगे तो हमें क्या लगेगा? ताकत लगेगा। ठीक है? पहले हमारे मन में आया कि हम फोन उठाएंगे, तो हमने वहां थोड़ा बहुत ऊर्जा का यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया? हाथ अपने नीचे लेके गए, फिर हमने उठाया, तो हमने क्या किया? अपनी ऊर्जा का यूज किया। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है? वास्तव में सभी जीव ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है? वास्तव में सभी जीव, इस दुनिया में जितने भी सजीव है, वनस्पति, सभी लोग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। देखो, वनस्पति कैसे करते हैं वो बता देता हूं। वनस्पति इस तरीके से करते हैं, जो देखो सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें से क्या करती है? पेड़ जो है, जो पौधे हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वनस्पति अपना भोजन बनाती है, किरणों से
भोजन बनाती है, अपने पत्ते को हरा भरा रखती है कि नहीं है। जब वो अपना खाना बना लेती है तो वो क्या करती है, खाना बना के उसको छोड़ देती है ऑक्सीजन के रूप में। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में छोड़ दे। कार्बोहाइड्रेट कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़ कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? पूरी तरीके से समझ में आया। देखो, ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारी ऊर्जा का लगभग 99.8% या सौर विकिरण से आता है, यानी सूर्य से प्राप्त होता है। यानी कि जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी दुनिया को चलाता है। और हमारी ऊर्जा का लगभग जो विकिरण है, जो पूर्ति करता है, वो किससे होता है, सौर ऊर्जा से होता है, नहीं सूर्य की किरणों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौर ऊर्जा का उपयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, जो पौधों में बायोमास के रूप में जमा हो जाता है। ऊर्जा की खपत इसके विकास का सूचक है। देखो, जो पौधे हैं वो लोग क्या करते हैं, ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। जो पौधों में क्या होता है, बायो जो ऊर्जा है वो बायोमास के रूप में इकट्ठा यानी एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत को खपत करते हैं। ठीक है, उसको यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी खपत ही हमें उसका विकास का सूचक है। यानी जब वो उसको खाएगी तभी तो बढ़ेगी। पेड़ बड़ा कैसे होगा, उसी तरीके से तो होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है हमारा बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता, यानी दिन प्रतिदिन जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी देश के विकास और विकास की प्रक्रिया के लिए उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी आवश्यक होती है। इस प्रकार बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताएं राष्ट्रीय विकास का सूचक है। यानी कि देखो, हमें किसी देश का विकास करना है, ठीक है, और विकास करना है, लेकिन उसके विकास की प्रक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, विकास प्रक्रिया को करने के लिए हमें उत्पादन के साथ, यानी जो हमारे जो उत्पाद चाहिए, जैसे हमें किसी भी, जैसे मान लो बिल्डिंग को बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग को तो बना लेंगे, उसके लिए हमारे पास सामान है, उत्पादन है, उत्पाद हो जाएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए साथ साथ में ऊर्जा की भी तो आवश्यकता होगी। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता कैसे होगी, देखो मान लो धूप ही ना निकले, बस रात ही रात रहे, तो क्या ईंट पक जाएंगे, नहीं पकेंगे। लोग उसमें काम नहीं करेंगे तो क्या रीड अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, मान लो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, लोग क्यों काम करेंगे, मशीनों से काम करवा देंगे। मशीनों में हम तेल ही नहीं डालेंगे, जो इससे वो चल रहे हैं हम उसमें तेल ही नहीं डालेंगे, क्या वो चल जाएगी, नहीं चलेगी। तो ऊर्जा की आवश्यकता है ना, हमें किसी भी विकास की प्रक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा की हमें बहुत ही ज्यादा नीड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। जो भारत है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है और 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि के लिए दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश होने की उम्मीद है। 2035 तक जो हमारा भारत है ये दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देशों में गिना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ऐसा, देखते हैं क्या होगा। जिस तरीके से अभी की कंडीशन हमें दिख रही है, लोग अपनी उन्नति को ना छोड़ करके किसी और ही काम में लगे हुए हैं, धर्म वगैरह में, तो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर भी उम्मीद है, हमें भी बहुत उम्मीदें रहेंगी। प्राकृतिक गैस की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो प्राकृतिक गैस है उसकी मांग भी क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन से प्रेरित है। जो मुख्य रूप से किससे, विद्युत उत्पादन से प्रेरित है। कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, जो कोयला है सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। आप लोगों को पता होगा, आज से तकरीबन 50 साल पहले हम चले जाते, ज्यादा नहीं, हम 50 साल पहले जाते हैं। आज से पहले क्या होता था, जो ट्रेन के जो इंजन थे, ट्रेन के जो इंजन्स थे वो किससे चलते थे, कोयले से, भाप से चलते थे, है कि नहीं है। 50 साल तो हम बहुत पीछे ला गया। 50 साल पहले तो शायद ट्रेन शायद थी भी नहीं, थी सॉरी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे ट्रेन थे वो किससे चलते थे, कोयले से चलते थे, कोयले के भाप से चलते थे, है कि नहीं है। खासकर चीन और भारत, कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है किसके में, खासकर चीन और भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोयले के भंडार अत्यधिक पाए गए हैं। अत्यधिक इसलिए पाए गए क्योंकि यहाँ पे जो जो भूकंप जैसी आपदाएं हैं वो ज्यादा आती हैं। और जो कोयला बनता है किससे बनता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि भूकंप के कारण क्या होता है, जमीन में दब जाते हैं। क्या होता है,
जमीन में दब जाते हैं, और जब वो जमीन में दब जाएंगे तो कुछ टाइम बाद मतलब तकरीबन हजारों साल बाद वो क्या होता है, धंसते धंसते उसमें इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जाती है नीचे में जाने के बाद कि वो लोग कोयले का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम भोजन, ईंधन और विद्युत से प्रतिदिन कई गतिविधियों को करने के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी और भी स्रोत ऐसे विकसित किए जा रहे हैं जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, लगातार हमें वो मिलती रहे। ठीक है, हम भोजन, ईंधन और विद्युत से प्रतिदिन कई गतिविधियों करने के लिए अपनी ऊर्जा का आवश्यकता करते हैं। ठीक है, हम भोजन खाते हैं। ठीक है, हम अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं वहां से प्राप्त करते हैं। ईंधन, ईंधन से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो है ऊर्जा दे रहे हैं अपनी गाड़ियों को। विद्युत से क्या कर रहे हैं, विद्युत से भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वैश्वीकरण। क्या आता है, वैश्वीकरण। परिवहन दुनिया में ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोगकर्ताओं में से एक है। क्या, परिवहन, जो देश में 50% से अधिक तरल ईंधन की खपत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तरल ईंधन यानी कि जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल ये सब जो है, इसका जो 50% जो खपत कर रहा है, कौन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, यानी कि यातायात का जो हमारा सिस्टम है, गाड़ी वगैरह वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देख लो बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म हो रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, औद्योगिकरण, विशेष रूप से बढ़ते बाजारों में। ठीक है, व्यवसाय और कारखानों को संचालित करने के लिए विद्युत और पेट्रोलियम आधारित ईंधन दोनों के रूप में ऊर्जा की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। यानी व्यवसाय और कारखानों को संचालित यानी चलाने के लिए हमें बड़े स्तर पे क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। ठीक है, इन सभी पर क्या है, हम दोनों पर हम जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आवश्यकता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन चीजों की, विद्युत और पेट्रोलियम। ठीक है, की मांग बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में औद्योगिकरण और शहरीकरण ने ऊर्जा संसाधनों की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। यानी कि ऊर्जा जो है वो दिन प्रतिदिन इसकी मांग जो है बढ़ती जा रही है, और औद्योगिकरण और जो शहरीकरण हो रहा है, यानी उद्योग जो बढ़ रहे हैं और जो इतना ज्यादा शहरीकरण यानी कि लोगों जनसंख्या बढ़ रही, शहरीकरण हो रहा है, उससे भी क्या है, हमें ऊर्जा संसाधनों की मांग जो है कई गुना बढ़ रही है इनकी वजह से भी। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपत्ति में वृद्धि, विशेष रूप से उभरते बाजारों में। यानी कि हमारी जो संपत्ति जो धन है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो रही है, ऊर्जा के माध्यम से, विशेष रूप से हमारे बाजारों में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ क्या होता है, हमारी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, मान लो जैसे हमारी पहले क्या थे, पहले 100 लोग थे। ठीक है, मान लेते हैं पहले 100 लोग थे, 100 लोग थे तो 100 लोग क्या करते थे, 100 लोगों के पास 100 जितना उतना होता था, वो लोग क्या करते, 50 लोग काम करते थे तो ना उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अब क्या है, अर्थव्यवस्था जो हमारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था 100 से क्या, सॉरी 50 से क्या होगी, अब 100 हो गई। ठीक है, तो जब 100 हुई तो लोग भी बढ़े, लोग भी बढ़े, और जब लोग बढ़े तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, और जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तो जाहिर सी बात है ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ लेते हैं अपन। इससे ऊर्जा की मांग और खपत में वृद्धि होती है। इससे ऊर्जा की मांग में और खपत में वृद्धि होती है। मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ऊर्जा के सभी संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि यानी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से वृद्धि बढ़ रही है मानव जनसंख्या, उस तरीके से क्या कर रही है, वो ऊर्जा संसाधनों पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रही है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऊर्जा के स्रोत। यानी ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसका स्रोत क्या है। ऊर्जा के स्रोत को ऐसे स्रोत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लंबे समय के लिए उपयोग करने योग्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सके। यानी कि ऊर्जा के स्रोत को एक ऐसे स्रोत के रूप में हमें परिभाषित किया जा रहा है जो हमें लंबे समय के लिए उपयोग करने योग्य पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है, ऐसे हमें परिभाषित किया जा रहा है। कोई भी ऊर्जा स्रोत जो जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रदान कराता है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहलाता है। सभी पारंपरिक खनिज आधारित ऊर्जा संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली ऊर्जा संसाधन है।
यह अनुमान है कि यदि हम वर्तमान दर पर कोयले का प्रयोग जारी रखते हैं तो उपलब्ध कोयले का भंडार वर्तमान शताब्दी में ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि सभी पारंपरिक खनिज आधारित जो भी ऊर्जा संसाधन है, जिसमें जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली एक संसाधन है, यह अनुमान लगाया गया है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाली संसाधन है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया कि जिस तरीके से आज हम वर्तमान में कोयले का उपयोग कर रहे हैं, कोयले पेट्रोल का उपलब्ध कर रहे यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये जारी रहा तो कुछ ही शताब्दियों में ये समाप्त हो जाएगा, वर्तमान शताब्दी में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, भारत पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, जो भारत है पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, जो हमारी केवल आधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो भारत है वो क्या करता है, पेट्रोलियम गैस का जो है पेट्रोलियम का उत्पादन तो करता है, लेकिन वो हमारी क्या है, केवल आधी आवश्यकता हो, या आधी हो गया, यहाँ पे आधी आएगा। ठीक है, आधी आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है और शेष आधी अन्य देशों से आयात करके पूरी की जाती है। यानी कि अगर हमें 100% की जरूरत है तो हमारा जो भारत है वो क्या कर रहा है, पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, जो हमारा यूज क्या है, हमारा 100% है, लेकिन वो उत्पादन कितना कर पा रहा है, 50%, और बाकी 50% कहाँ से ले रहा है, बाहर देशों से आयात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसी में कुछ देखने वाले ऊर्जा स्रोत जो है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखो, ऊर्जा के स्रोत 2 हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो 2 हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं गैर नवीकरण यानी कि जो समाप्य हो सकते हैं, और नवीकरण जो असमाप्य है, जो पुनः पूरित हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समाप्य है, जो समाप्त हो सकते हैं वो क्या है। उसमें आता है हमारा जीवाश्म ईंधन, ठीक है, और नाभिक की ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नवीकरणीय संसाधन। क्या आता है, नवीकरणीय संसाधन, जो कि असमाप्य है, जो पुनः पूरित हो सकते हैं। देखो, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त होने पर पुनः पूरित ना हो सके। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो एक बार वो खत्म हो ही नहीं सकते, वो पुनः पूरित रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें देख लेते हैं। देखो, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, हाइड्रोजन, महासागर, भूताप्य ऊर्जा, बायोमास। और देखो, महासागर में भी हमें तीन चीजें मिलती है देखने को, 3 ऊर्जा और देखने को मिलती है। तरंग ऊर्जा, यानी जो नदियों में महासागरों में जो तरंगे उठती है ना, उससे भी ऊर्जा बनती है। ठीक है, ज्वार ऊर्जा, जब पानी का बहाव तेज रहता है ना, तब ज्वार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और महासागरीय ताप, यानी महासागर में जो गर्मी होती है ना, उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको ऊर्जा के स्रोत तो समझ में आ गए होंगे कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय जो समाप्त हो सके, और जो अनवीकरणीय है वो समाप्य है, और जो नवीकरणीय है वो पुनः पूरित है या पुनः पूरित हो सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय में जीवाश्म ईंधन और नाभिक की ऊर्जा, और नवीकरणीय में सौर ऊर्जा यानी कि हमारी धूप, पवन यानी हवा, जल विद्युत यानी पानी से विद्युत बनाना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हमारे पूरे वातावरण में है, महासागर हमारे पृथ्वी पर हमेशा रहेगा, भूताप्य ऊर्जा जमीन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी की गर्मी। ठीक है, और क्या है हमारा बायोमास, जो कि हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है और पौधों से प्राप्त होता है। और महासागरों में भी 3 ऊर्जा प्राप्त होती है, तरंग ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, दुनिया के लगभग हर हिस्से में औद्योगिकरण और कृषि विकास में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि की गई है, और इसका सीधा संबंध संभावित ऊर्जा स्रोत के विस्तार से हो सकता है, यानी उनके बढ़ाने से हो सकता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, बढ़ती ऊर्जा मांगों ने दुनिया भर के देशों को ऊर्जा का एक नीति के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यानी कि बढ़ती ऊर्जा के मांगों ने दुनिया भर के देशों को क्या किया, ऊर्जा एक नीति को सोचने पर क्या कर दिया है, यहाँ सोने हो गया, यहाँ पे सोचने आएगा, सोचने पर क्या है, मजबूर कर दिया है, और एक ऊर्जा प्रणाली होने की संभावना पर विचार किया है। एक
वो अच्छा ऊर्जा प्रणाली होना, यानी एक ऊर्जा को सही तरीके से उसका सतत विकास होना, सतत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। ठीक है, उस पर विचार करना जरूरी है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत सीमित या कोई नहीं हो। ठीक है, कोयले और तेल के भंडार एक दिन समाप्त हो जाएंगे, यानी कोयला भंडार और जो तेल भंडार है, पेट्रोलियम भंडार, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा संकट ने दिखाया दिखाया है, जो ऊर्जा है वो संकट में दिख रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमें उन्हें गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोतों से बदलना होगा, उनका संरक्षण करना होगा, यानी उन्हें बचाना होगा। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण, ऊर्जा के नवीकरण यानी जो पुनः पूरित हो सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूताप्य ऊर्जा, शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट ऊर्जा, वृक्ष रोपण आदि। इन सभी से क्या है, हम ऊर्जा को पुनः पूरित कर सकते हैं। ठीक है, या नवीकरण यानी कि पुनः बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा अपना। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लाभ। जो हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो जो ऊर्जा पुनः पूरित हो सकते हैं, उनके लाभ क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो असीमित यानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है और उपयोग के लिए निशुल्क है। और उपयोग के लिए क्या है, निशुल्क है। जैसे कि जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है और उपयोग के लिए निशुल्क भी है, लेकिन ज्यादा उसका भी उपयोग करने से हमें हानि पहुंच सकती है, क्योंकि बहुत से जो पानी है, तकरीबन 98% पानी जो है वो किस में है, लवणीय जल है, जो समुद्र में प्राप्त है, और बाकी रह जाता है हमारा 1.30%, वो है हमारा ग्लेशियर आइस क्यूब के रूप में। ठीक है, और बाकी ओनली 0.30% बच जाता है, वो पीने योग्य है। ठीक है, तो इसका भी हम बहुत ज़्यादा ही दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान कर रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उनका अंधाधुंध भी हम यूज़ कर सकते हैं। निःशुल्क है, असीमित है, लेकिन उसका हम अंधाधुंध यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा में कम या शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें बहुत कम या फिर शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी शून्य मात्रा में कार्बन उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें हरित और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हर देश में पाए जाते हैं, इसलिए यह देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विकसित बनाते हैं, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भर हमें कम होना पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग से स्थानीय विद्युत आपूर्ति खपत को कम किया जा सकता है। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग से क्या करते हैं, जो स्थानीय जो विद्युत आपूर्ति है, जो विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही, उसकी खपत को कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 100 घर है। ठीक है, 100 घर में से जो हम लोग हैं 50 घर को बिजली दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें तो हम 100 के 100 घर को बिजली उत्पन्न या बिजली दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है, हमने लाभ पढ़ लिया, अब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नुकसान। इसके अगर किसी चीज का अगर हमें एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज है, अगर किसी का हमें लाभ है तो उसकी हानि भी होगी। तो इसका देखो लाभ है, तो अब हानि देख लेते हैं क्या है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा के कई लाभ हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक निवेश की उच्च लागत। जैसे हमें कोई भी औद्योगिक कोई भी संयंत्र अगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए हमें अत्यधिक लागत की आवश्यकता है। ठीक है, गैर उपलब्धता, सौर प्रकाश केवल जब दिन में उपलब्ध, जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, हमने क्या कहा, सौर ऊर्जा जो है वो असमाप्य है, नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा हमेशा रहेगा, यानी सूरज इस दुनिया में जब तक मनुष्य है इस दुनिया में तब तक सूरज रहेगा, है कि नहीं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सूरज तो ओनली दिन में रहेगा, रात में नहीं रहेगा, तो कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। ये डिसएडवांटेज है। स्थानीय पर्यावरण के संशोधन के साथ साथ जैव विविधता और वन की हानि, यानी कि जब हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, जो स्थानीय पर्यावरण के संशोधन, यानी स्थानीय जो पर्यावरण उसका संशोधन, उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। संशोधन के साथ साथ क्या होगा, जो वहाँ की जैव विविधता है, यानी जैव में जो जीव है उनकी विविधता होगी। ठीक है, उनका नुकसान होगा, और जो वहाँ की जो वन है उसका भी नुकसान होगा, वन भी काटे जाएंगे जब इनका यूज होगा तो। ठीक है,
पन विद्युत ऊर्जा के लिए बांध, ठीक है। जैसे कि जैव विविधता को हानि होगी। जैव विविधता कैसे हानि होगी? जैसे मान लो हमें कोई बांध बनाना है, ठीक है, तो उस बांध बनाने के रास्ते में जितने भी घर आएंगे, ठीक है, उन घर को हटाना पड़ेगा, तो जैव विविधता का भी नुकसान होगा। ये मैंने आपको लेसन नंबर 6 में बहुत अच्छे समझाया, तो आपको लेसन नंबर 6 देख के आए होगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अन्य स्रोत, ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संसाधन जो लंबे समय से प्राकृतिक में संचालित है और समाप्त होने पर जल्दी से फिर से नहीं भरे जा सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम और थोरियम, ये सभी जो संसाधन है, ये अगर एक बार समाप्त हो गए तो इनको पुनः पूरित होने में तकरीबन 100 से 1000 साल या 200 साल लग सकते हैं, जो कि मानव अवधि से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तकरीबन 1000-2000 साल लग जाते हैं इन चीजों को बनने में, ठीक है। 100 तो छोड़ ही दो, अगर 100 होता तो ये भी नवीकरणीय संसाधन में गिनती होती, ठीक है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के लाभ, यानी जो ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उनके लाभ क्या हैं? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत सस्ते और उपयोग में आसान है, ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, जो स्रोत हैं उनका जो है वो क्या है? सस्ते हैं और उपयोग में आसान है। सस्ते कैसे? तो कोयला कितना है? कोयला बहुत सस्ता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जिसको हम घर में भी यूज कर रहे हैं और अपने गाड़ियों वगैरह वाहनों में भी यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है? सस्ती है। पेट्रोल डीजल सस्ता है ही है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत कम संसाधन, जो अनवीकरणीय संसाधन है, जो अनवीकरणीय संसाधन वो कम मात्रा में है, ये कम मात्रा से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी कम कम चीज से बड़ी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप पहले क्या थे, अभी 1 लीटर सॉरी 1 लीटर में आप काफी दूर तक जा सकते हो बाइक से, लेकिन अगर वही आप अगर बैटरी की मदद से जाते हैं, विद्युत वाले से, तो आप नहीं जा सकते। 1 लीटर में, जैसे कि आप 1 लीटर में, मैं एक बार क्लियर करता हूँ इसको पूरा। जैसे कि मान लो आप जो अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस है, उससे आप लोग 1 लीटर में अगर 60 किलोमीटर जा रहे हो, एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, 60 किलोमीटर जा रहे हो, तो वही अगर बैटरी वाले में 1 यूनिट में जाते हो तो आप ये 40 ही जाओगे। तो क्या है, जो अनवीकरणीय संसाधन है वो कम संसाधन में ही हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कराते हैं या प्राप्त कराते हैं, ठीक है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा के लाभ देख लिया, अब हानि देखेंगे। क्या देखेंगे? नुकसान देखेंगे इसका, ठीक है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत सीमित हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उनकी कीमतें बढ़ती रहेगी और सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि जो ऊर्जा के जो अनवीकरणीय संसाधन है वो सीमित है और एक दिन क्या है, ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो कीमत है दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी क्वांटिटी घटेगी। देखो, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, क्वांटिटी घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसके प्राइस में क्या होगा? प्राइस में अप आएगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में कुछ जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होगी उनको ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और बहुत ही, अगर उपलब्ध भी होगा तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, है कि नहीं है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उनका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि वे जहरीले होते हैं। इनका जो उपयोग है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि ये जहरीले गैस होते हैं। गंभीर पर्यावरण ने परिवर्तन पैदा कर देते हैं, ये गंभीरता से पर्यावरण में हमारे परिवर्तन को पैदा कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स चल रही हैं। क्यों चल रही है? क्योंकि जो पेट्रोल या डीजल है ये सब क्या कर रहे हैं, गैसें छोड़ते हैं जो कि हमारे पर्यावरण यानी जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण हो रहा है और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, जहरीले भी हैं। और भूताप ऊर्जा ऐसे हैं, ज़्यादा अगर हो जाए तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना बिल्कुल ही अच्छे और क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 में
पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।